हेलो बच्चों, यहाँ पे हम करेंगे सेक्शन डी और जो कि केस स्टडी बेस्ड है। तो ये आपका 29 क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का सैम्पल पेपर है क्लास 12th के लिए। तो ये इतने सारे क्वेश्चन इस पे पूछे गए, तो मैं आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस करके इसको समझाता हूँ। उससे पहले कि मैं यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी को भी थोड़ा सा बता दूँ ताकि आपको थोड़ी जानकारी आए। और उससे भी पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, यहाँ पर हम सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये तीनों पार्ट मैंने आप लोगों को करा दिया है। और जिन बच्चों को अगर ये वीडियो के लिंक नहीं मिले हैं तो मैं उसका इन तीनों वीडियो का लिंक इसी वाली वीडियो में डाल दूंगा। तो ये तीनों सेक्शन कर चुके हैं और ये यहाँ पे पार्ट 4 के नाम से सेक्शन डी है, और ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 1 है। तो चलिए हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, केस बेस्ड स्टडी के बारे में आपको मैं बता दूँ क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी जो स्पीड है वो v0 है, जो कि लाइट की स्पीड से कम है। वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो देखिए, ये एक सर्कुलर पाथ है, इसकी रेडियस कितनी है r0 है, और इसमें ये क्या कर रहा है, v0 स्पीड से क्या कर रहा है, घूम रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए डायग्राम दिखा रखा है, तो मैं डायग्राम को थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्रॉस साइन होते हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पीड से घूम रहा है, यहाँ पे दिखा रखा है, ये v0 की स्पीड से क्या कर रहा है, इसमें रोटेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज एबल टू ट्रांसवर्स इन अ सर्कुलर पाथ। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई चार्ज पार्टिकल अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, तो जब वो उस पर एंटर करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसके कारण उसका पाथ क्या बन जाता है, सर्कुलर पाथ। और अगर ये 90 डिग्री पे एंटर नहीं करता है तो उसका पाथ बन जाता है हेलिकल पाथ। तो कुछ इस टाइप का हेलिकल पाथ होता है, ये आपने पढ़ रखा है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है जब उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और यहाँ पे v0 यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर है। फोर्स कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट कर रहा है पार्टिकल को विदाउट चेंजिंग इट स्पीड, यानी कि जो पार्टिकल है वो एक ही स्पीड से घूम रहा है। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड बताया है घूमने के लिए वो कितना है, यहाँ पे t0। तो टाइम पीरियड यहाँ पे कितना है बच्चों, रोटेट जो कर रहा है वो कितने से कर रहा है, t0 से। तो चलिए इसके एक एक क्वेश्चन को हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इफ़ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउ डबल, अगर स्पीड हम इलेक्ट्रॉन की डबल कर दे, 2v0 कर दे, द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी चेंज, तो सर्कल कितनी चेंज हो जाएगी। तो देखिए आपने अगर यहाँ पे ये डेरिवेशन कर रखा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब 90 डिग्री पे एंटर करता है तो उसका पाथ बन जाता है सर्कुलर, और हमने सर्कुलर पाथ के लिए यहाँ पे ये डेरिवेशन कर रखा है, रेडियस का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है। तो ये इसमें सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, mv/qv। v यहाँ पे v0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को v0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम नोट करेंगे, जो r है रेडियस और जो वेलोसिटी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जितना v0 बढ़ाएंगे उतना ही r बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि v0 को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो डबल कर दिया तो रेडियस भी क्या हो जाएगी, आपकी डबल हो जाएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा बच्चों, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, स्पीड इलेक्ट्रॉन की अगर डबल कर देते 2v0 तो रेडियस भी इसकी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो पहले रेडियस r थी, r0 थी, अब कितनी हो जाएगी, 2r0। तो इसके हिसाब से जो आपका आंसर है वो बी क्या आपका करेक्ट है। तो इसी केस बेस्ड स्टडी पे और क्वेश्चन पूछे गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पे है, यहाँ पे इसी के ऊपर यहाँ पे कि पूछा गया है कि इफ़ v इज इक्वल टू 2v0, अगर हम v की जगह 2v0 ले लें, देन द टाइम रिक्वायर्ड वन रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन t0 विल बी चेंज। मतलब कि अगर आप वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए भी फॉर्मूला पढ़ रखा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qv। इस फॉर्मूले में, टाइम के फॉर्मूले में वेलोसिटी यहाँ पर नहीं आ रही है, तो यानी कि टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज करे तो टाइम पीरियड में कोई भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे मेंशन करा हुआ था कि टाइम पीरियड आपको कितना दे रखा था इसका, t0। तो ये t0 का t0 ही रहेगा अगर इसकी हम वेलोसिटी को भी बदल देते हैं। क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर होगा
वो बच्चों क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। जितना टाइम पीरियड पहले था उतना अभी भी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पैराग्राफ से यानी कि इसी केस बेस्ड स्टडी से पूछा गया है। अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, द एक्सलेरेशन ऑफ द पार्टिकल और एक एक्सलेरेशन की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। अब देखिए इस डायग्राम में आप जानते हैं बच्चों कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे लिख लिया कि फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और फोर्स F बराबर कितना होता है, ma। तो हमने F की जगह क्या लिखा, ma। देखिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो मास होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो उस पर वेक्टर का साइन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक्सलेरेशन है वो किसके डायरेक्टली किसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब देखिए हम एक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट की हमने प्रॉपर्टी पर रखी है। अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका AB cos थीटा। और थीटा की जगह अगर हम यहाँ पे बच्चों कितना लगा देते हैं, 90 लगा देते हैं, तो cos 90 से ये पूरा आंसर कितना हो जाता है, 0। बस इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हमें यहाँ पे पता चल गया है कि जो एक्सलेरेशन और मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सलेरेशन भी आपको दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के हिसाब से इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना, 0, वो क्या होगा, 0 होगा। तो A डॉट B का जो फॉर्मूला होगा तो हमने यहाँ पे A की वैल्यू लगा दी। A की वैल्यू आपको क्या गिवन दे रखी थी, xi + 2j। डॉट B की वैल्यू हमने लगाई, B की कितनी दे रखी है, 2i + 4j, और साथ में 10 की पावर 2 भी दे रखी है। तो अब हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे 10 की पावर 2 को खोलते हैं। 10 की पावर 2 क्या हो गया, 100, और 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 100 की 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको देगा 200, और 100 की 4j से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको देगा 400j। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होती है, i की मल्टीप्लाई i से होती है, j की j से होती है, ये आप लोग जानते हो। तो i की जब i से करेंगे तो i डॉट i ये तो 1 हो जाएगा, तो 200 की मल्टीप्लाई किससे होगी, x से। तो कितना आ जाएगा आपका 200x आ जाएगा। और j वाली टर्म की मल्टीप्लाई j से होगी, तो 400 की 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, और j डॉट j क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 800 को इक्वल में ले जाएंगे तो ये प्लस का उधर जाके माइनस बन जाएगा, और इससे हम जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया था बच्चों, यहाँ पे निकालने को क्या गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे इससे अगर ऑप्शन मैच करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच होता है, B ऑप्शन। तो B ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इफ द गिवन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू बी देन ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर वो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अगर परपेंडिकुलर एंटर करता है तो हम जानते हैं इसका पाथ बन जाता है सर्कुलर। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो पार्टिकल चल रहा है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ इस तरीके का है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से एंटर कर रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, लेकिन 90 डिग्री पे एंटर नहीं कर रहा। तो आप देखेंगे इसका पाथ जो आगे आगे बनता है वो क्या बनता है, हेलिकल पाथ बन जाता है। ट्रेजेक्ट्री किसे बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री निकालने को कह रहा था, तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, तो इसका पाथ हेलिकल बन जाता है। तो ये कुछ हेलिकल पाथ क्या होता है, मैं आपको ओरिजिनल रूप में दिखाऊं तो ये हेलिकल पाथ बच्चों कुछ इस टाइप का होता है। देखिए ये स्प्रिंग जो है वो आपकी हेलिकल स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग यू करके इस टाइप से ऊपर को उठती जा रही है, मतलब सर्कुलर में घूम रही है और ऊपर को भी बढ़ती जा रही है। और आपने पढ़ रखा है दो हेलिकल पाथ, दो हेलिकल पिच क्या होती है, ये दो सर्कुलर पाथ की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसे हेलिकल पिच भी कहते हैं। तो ये हेलिकल पाथ कब बनता है और सर्कुलर पाथ कब बनता है, अगर वो 90 डिग्री पे एंटर करता है तो पाथ यानी कि ट्रेजेक्ट्री जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो सर्कुलर पाथ होती है, और अगर वो 90 डिग्री पे यानी कि वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर एंटर नहीं कर रहा है तो उसका पाथ क्या बनेगा, हेलिकल पाथ बनेगा। और यहाँ पे ऑप्शन हेलिकल का कौन सा है, सी ऑप्शन है, जो कि सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में एक क्वेश्चन और पूछा गया था और करके, तो वो क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके लिए, इफ दिस इलेक्ट्रॉन चार्ज ई, अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है और वो मूविंग कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि अब यहाँ पे वेलोसिटी
और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना दे रखा है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरेलल क्या रहा है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल चलेगी तो इनके बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा, तो कितना एंगल लेंगे हम 0 डिग्री। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल आपको 0 डिग्री दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, फोर्स। तो देखिए बच्चों, हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है। फोर्स का फॉर्मूला क्यू बी बी साइन थीटा होता है। थीटा की जगह हम कितना लगाएंगे यहाँ पे 0 डिग्री। क्यों लगाएंगे? क्योंकि पैरेलल है। और साइन 0 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स भी कितना आ जाएगा 0, और 0 आ जाएगा तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा आपका 0। तो ये केस बेस्ड स्टडी था 29 क्वेश्चन। अगला केस बेस्ड स्टडी हम करते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 30। और ये केस बेस्ड स्टडी जो है वो कौन से टॉपिक पे है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चलिए पहले मैं इसको बताता हूँ, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। इसमें कहा जा रहा है कि इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस व्हेन लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। देखिए ये एक मेटल सरफेस है, जब मेटल सरफेस पे कोई प्रॉपर लाइट इस पर इंसिडेंट होती है तभी इससे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या आने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इससे बाहर आते हैं। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है, जब लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की होती है तो इंसिडेंट होती है, तो इमिटेड मतलब लाइट, इमिटेड का मतलब निकलना, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर आते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रॉन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस मेटल पे जब कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाती है और उससे इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ जाते हैं तो वो उसके कारण फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो चलेंगे, तो चलने से जो करंट बनेगी वो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर कहा गया आपसे नियरली ऑल मेटल एग्जिबिट्स दिस इफेक्ट। लगभग सभी मेटल में ये प्रोसेस होती है, कब, जब उस पर अल्ट्रा वायलेट लाइट को हम फॉल करते हैं। बट एल्कली मेटल लाइक जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम शो दिस इफेक्ट इवन विद विजिबल लाइट। तो ये भी इफेक्ट दिखाती है किसके साथ, विजिबल लाइट के साथ। ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है। दैट मीन्स कि फोटो इलेक्ट्रॉन जैसे हम उस पर मतलब लाइट डालते हैं, इंसिडेंट करते हैं, वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। इट मीन्स कोई भी टाइम में अंतर नहीं होता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इमिटेड किस पे, इमिटेड जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि जितनी लाइट इंटेंसिटी का फॉल होगा उसमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। और जब फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ेंगे तो करंट भी क्या होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी डिपेंड करती है किस पे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो किस पे डिपेंड करती है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है बच्चों फ्रीक्वेंसी पे। दो बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात, इंटेंसिटी पे अगर इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो मतलब इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और एक बात और बताई गई है कि किसी भी गिवन मेटल सरफेस के लिए वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की होती है, अगर कोई कम फ्रीक्वेंसी का लाइट फॉल करेंगे तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन अकर नहीं होगा। इट मीन्स कि सपोज इस मेटल से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, और सपोज मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ 10 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब आपने इसमें 9 जूल की एनर्जी डाली तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन इमिट होने के लिए भी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। चलिए अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है ग्राफ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट दिखाया है जिसमें प्लेट करंट दिखाई है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट दिखाई है, और दूसरा पोटेंशियल के हिसाब से उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और एक एक करके समझते जाते हैं कैसे क्या बताया जा रहा है। पहला कहा गया कि ए और बी विल हैव द सेम इंटेंसिटी। देखिए पहले ग्राफ में ए की इंटेंसिटी ये है, बी की इंटेंसिटी ये। देखिए अभी हमने पढ़ा था इंटेंसिटी किसको बताती है, करंट को। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा करंट होगी। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेम इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे मीट होनी चाहिए। लेकिन ए की इंटेंसिटी नीचे है और बी की इंटेंसिटी ऊपर है। और इंटेंसिटी कैसे पता चल रही है, करंट को देखते हुए। तो बी की करंट कुछ ज़्यादा है और ए की करंट कुछ कम है।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पार्ट से सेम इंटेंसिटी पे करंट ए और बी की सेम होनी चाहिए, और बी और सी की फ्रीक्वेंसी डबल है। देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो ये वाली लाइन शो कर रही है, क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी तो खैर डिफरेंट है, ये बात सही है, इतनी बात आपको सही बताई गई, लेकिन ये बात आपको गलत। लेकिन ऑल ओवर देखेंगे तो ए ऑप्शन हमारा हो गया गलत। अब बी की बात करते हैं, बी और सी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटी। देखो बी की जो इंटेंसिटी है ये, और सी की इंटेंसिटी क्या है, ये दोनों लगभग एक ही इंटेंसिटी है, तो ये दोनों की क्या डिफरेंट है, नहीं। तो यहाँ पे ये बात भी गलत हो गई। ए और बी विल हैव द डिफरेंट इंटेंसिटी, ए और बी की इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट है, ये बात बिल्कुल सही है। ए की इंटेंसिटी अलग है और बी की अलग है, ये यहाँ पर ये वाली बात सही है। लेकिन आगे कहा जा रहा है बी और सी हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी। देखो बी पहले यहाँ पे मिल रहा है और सी यहाँ पे, तो ये जो नीचे की लाइन है ये बता रही है फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी दोनों की यहाँ पे अलग अलग है। और यहाँ पे क्या बताया गया, फ्रीक्वेंसी क्या है, इक्वल है। तो ये भी पॉइंट इतना गलत है और ये राइट है, तो कुल मिला के ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए बी और सी हैव सेम इक्वल इंटेंसिटी, क्या बी और सी की इंटेंसिटी सेम है? देखिए बी की इंटेंसिटी और सी की इंटेंसिटी सेम है, ये बात सही है। ए और बी हैव सेम फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही है। लेकिन नीचे ए का पॉइंट और बी का पॉइंट मिलाए तो ए की फ्रीक्वेंसी पे मैच कर रहा है, तो ये भी सेम है। तो ऑल ओवर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया बच्चों, डी इज अ राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड व्हेन जिंक प्लेट इज। देखिए किसी से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालते हैं तो एक सुटेबल रेडिएशन का हमें लाइट फॉल करना पड़ता है, ये आपको ऊपर बताया गया था, ठीक है। तो क्या उसको गर्म करना पड़ता है? गर्म करने से फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते, तो गलत हो गया। हैमर्ड, उसको पीटना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। और उसका प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर का भी कोई रोल नहीं। अब बच्चा केवल अल्ट्रा वायलेट लाइट से बाहर निकलते, तो देखिए यहाँ पे बताया भी गया था कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आर इमिटेड होते हैं, कब? जब उस पर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे जब अल्ट्रा वायलेट रे को हम उस पर क्या करते हैं, डालते हैं, तब ये इफेक्ट हमें शो होता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सी आंसर आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड पार्ट पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ सोडियम कॉरस्पॉन्डिंग अब वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ दे रखी है, तो वेवलेंथ हम लिख लेते हैं, वेवलेंथ को लिखते हैं लैम्डा से। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, 1 नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 जीरो जो है वो, इसको अगर मैं कहूँ तो 5 × 10⁻2 और 10⁻⁻9 लिखेंगे। -9 में से 2 जब माइनस हो जाएंगे तो कुल मिला के ये कितना बचेगा आपका आंसर, 5 × 10⁻⁻7। तो ये हमारा नैनोमीटर से हमने क्या कर लिया, मीटर में कन्वर्ट करा। आगे कहा गया है कि आपसे कि वर्क फंक्शन कितना होगा, तो वर्क फंक्शन को बच्चों किससे लिखते हैं, फाई नॉट से। तो हमें वर्क फंक्शन का फॉर्मूला मतलब वर्क फंक्शन फाइंड करना है, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला कितना होता है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है SC/λ। H प्लैंक कांस्टेंट होता है, C स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर आएगा तो यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होती है। तो यहाँ पे जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻⁻34, और C स्पीड ऑफ लाइट की होती है 3 × 10⁸, और लैम्डा आपको गिवन था जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके मीटर में लगा निकाल लिया, 5 × 10⁻⁻7। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों की आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और 34 में से 8 पावर क्या करते हैं, लेस। तो हमें देखिए रिजल्ट क्या मिलता है, हमने क्या करा, 6.63 की 3 से मल्टीप्लाई करी, तो ये आपका मिल गया 19.86। -34 में से 8 माइनस करेंगे तो ये बचेगा -26। नीचे अभी हमने कुछ नहीं करा है। अब हम 5 से क्या करते हैं, इस टर्म्स को डिवाइड करते हैं। तो 5 से जब इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होके आ जाएगा 3.978, और ये -7 पावर ऊपर जाके +7 हो जाएगी। -26 में से 7 जाएगा तो बचेगा 10⁻⁻19। अब आप मिलाएंगे तो इसमें कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो राउंड ऑफ करके 3.9 को हम लगभग कितना ले सकते हैं, 4। तो अब देखिए ये आंसर मैच करने लग गया किस ऑप्शन से, ए ऑप्शन से।
तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड सरफेस व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब उसे फॉल की जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखिए आपको गिवन क्या दे रखा है, आपको दे रखा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और फाइंड करने को कहा गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम किससे लिखते हैं, वी नॉट से लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल में कितना होता है, ई वी नॉट होता है। आपको यहाँ पे क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे ई से ई क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। तो वी नॉट हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, यहाँ पे बी आंसर। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और वाला पार्ट है फोर्थ का, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। वो एनर्जी जिससे कि वो मिनिमम एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो यहाँ तक बच्चों हमने कर लिए सेक्शन डी के। आगे के क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट 5th में। और बच्चों यहाँ पे ये वीडियो जो है आपको बहुत अगर अच्छे लगते, समझ में आते हैं, तो मैं आपसे करूँगा इस चैनल को ज़रूर आप इसको अपने साथ जोड़े रखिए। और जोड़ने से यानी कि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप मेरे साथ फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो फिजिक्स करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये बात आपको अभी समझ में आ जाएगी जब आप कुछ वीडियो जब इस चैनल के देखेंगे तो फिजिक्स आपको आसान लगने लगेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक